Hello everyone, welcome to the new class as well as new chapter of biology. आप लोग थोड़े बहुत लकी हो वैसे हमेशा जब जब भी आप लोगों की क्लास ली जाती है बारिश होना शुरू हो जाता है। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ भी आ जाता है। मेनली जो आपकी जो क्लासेस लेता हूँ मैं मॉर्निंग में ही लेता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग में लेता हूँ। तो उस वजह से उस टाइम क्या थोड़ी बारिश रह जाती है। मॉर्निंग में थोड़ा फ्री रह जाता हूँ, उसके बाद मैं फ्री रहता नहीं हूँ। तो आप लोग बीच बीच में बारिश लाते रहते हो मेरे लिए। ओके, एनीवेज, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है बायोलॉजी का। दिस इज द सेकेंड चैप्टर. The first chapter was on the basis of some reproduction phases and the reproduction processes found in some organisms. In second chapter, we will discuss completely about how the reproduction process, especially the sexual reproduction process, takes place in a flowering plant. कोई भी एक फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होगा, किस किस तरीके से होगा, what are the various steps that could occur, what are the various specific parts that are found in the flowering plant, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर. ओके, एक इंटरेस्टिंग वाली बात और आप लोगों के लिए खुशखबरी भी ज़रूर दूंगा. इस चैप्टर में आपको हर एक कोने में आपको डायग्राम्स दिखेंगे. खुशखबरी नहीं है वैसे, सॉरी. चलो, बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत लाइटनिंग की आवाज़ भी आ रही है. अच्छा है, खुशखबरी ही है वैसे. एनीवेज, let's continue. So how does we determine that a plant is in its flowering stage? बताया था आप लोगों को प्लांट अपने फ्लावरिंग स्टेज में है. कैसे पता चलेगा? जब उसके वेजिटेटिव फेज में वो एंटर करेगा और नेक्स्ट स्टेज वो फ्लावर देने के लिए सक्षम रहेगा. कोई भी ऑर्गेनिज्म लो, 3 फेजेस जरूर हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में. पढ़ाए थे आप लोगों को वेजिटेटिव फेज या फिर उसी का ऑपोजिट जो एनिमल्स में पाया जाता है वेजिटेटिव फेज. हम प्लांट्स के केस में इसलिए हम वेजिटेटिव फेज ही कहेंगे उसे. सेकेंड वन इज द रिप्रोडक्टिव फेज. थर्ड वन इज द सेनेसेंस फेज, ओल्ड एज फेज जिसे कहते हैं. अगेन बैकग्राउंड. ओके, एनीवेज, जो फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं उनके केस में जो रिप्रोडक्शन के केस रहता है दैट्स ऑलवेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आप कोई भी एक फ्लावरिंग प्लांट ले लो, अगर उस प्लांट में फ्लावरिंग होती है इट मीन्स डेफिनेटली द प्लांट हैज बीन रिप्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मे इट बी द केसेस ऑफ एनुअल प्लांट, साल में एक बार फ्लावर करने वाला. बाइनियल प्लांट, साल में 2 बार फ्लावर करने वाला. पेरिनियल प्लांट, रेगुलरली फ्लावर करने वाला प्लांट. ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही फ्लावर होते हैं. उसके भी 2 एग्जांपल्स लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था. वन इज द बाम्बू प्लांट. 50 to 100 ईयर्स के गैप में सिर्फ एक बार, अपने लाइफ स्पैन के 50 to 100 ईयर्स के बीच में सिर्फ एक बार इट फ्लावर्स. एंड द सेकंड वन इज द नीलक कुरुन्नी, है ना, स्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना. स्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना पढ़ लेना, नाम आ जाएगा. ओके, कंफ्यूज मत होना कि सर कैसे कैसे नाम है, क्या है. नाम इंटरेस्टिंग है, पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा. कोई भी हार्ड चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाती है वैसे पढ़ने के बाद. ओके, फ्लावरिंग उन केसेस में, उन प्लांट्स के केसेस में अपने लाइफ टाइम में एक बार ही होता है. नीला कुरुन्नी 12 साल में एक बार फ्लावर करता है. आपको पता है उसके बारे में. टूरिस्ट वगैरह आते जाते रहते हैं वहाँ पर. मेनली तमिलनाडु केरला के बॉर्डर की जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर ये बहुत तादाद में होते हैं, राइट. तो जो मेन पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं इन केस ऑफ फ्लावरिंग केसेस, वो होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. फ्लावर के अंदर का ही एक मेन पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं. फीमेल गेमेट इट इज प्रेजेंट इन द ओवरी. ओवरी के अंदर मौजूद रहता है फीमेल गेमेट. जो ओवरी रहती है उस ओवरी के अंदर फीमेल गेमेट मौजूद रहता है. रिप्रोडक्शन नटशेल में बता देते हैं, बताया गया है, पढ़ा भी है आपने. मेल गेमेट ओवरी तक आ जाता है. कहाँ से? पोलन ट्यूब के द्वारा. कैसे? विद द हेल्प ऑफ पोलिनेशन. डेफिनेटली पोलन ट्यूब स्टाइल के द्वारा निकलता है
एंटर्स इनटू द फीमेल गेमेट ओवरी, फ्यूजन होती है वहाँ पर, जाइगोट फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, एंड उसी जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से डिफरेंट डिफरेंट वेरियस पार्ट्स, मतलब सीड, फ्रूट, फ्रूट वॉल, सीड वॉल, ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस होती रहती है, राइट. So this is the method, or this is just an introduction. Method तो नहीं कह सकते completely. It's just an introduction of how the different how the flowering reproduction takes place. Okay. एक छोटा सा डायग्राम है, डायग्राम 2.1, जो आपको थोड़े बहुत बेसिक्स बता देगा एक फ्लावर का, मतलब उसमें पेटल्स, सेपल्स, उसके अंदर के मेल गेमेट, फीमेल गेमेट का प्रेजेंस, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी, इनकी प्रेजेंस, ये सारे उस डायग्राम में मिल जाएंगे. सो फिगर 2.1 आप लोग, फिगर 2.1 आप लोग बना लेगा, फिगर 2.1 आप लोग बना लेगा. ओके. Next is the pre-fertilization structures and events. How does a pre-fertilization event takes place, or what are the structures in a flowering plant? See, flowers हमने आपको पढ़ाया था and we had discussed there. Still उसको बेस बताना जरूरी है. Flowers can be monoecious or dioecious, है ना. Flowers monoecious भी हो सकते हैं, flowers डाइशियस भी हो सकते हैं. मोनेशियस मीन्स मेल फीमेल गेमेट दोनों एक ही फ्लावर में मौजूद रहता है. डाइशियस मीन्स मेल फीमेल गेमेट दोनों अलग अलग फ्लावर्स में रहते हैं. ओके. तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा सा नाम है जिसको हम कहते हैं एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम. एंड्रीशियम मीन्स स्टेमन का या मेल गेमेट को रिप्रेजेंट करने वाला मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को का एक क्लस्टर, एक पूरा का पूरा ग्रुप, उसे कहते हैं एंड्रीशियम. गाइनीशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करने वाला एक क्लस्टर और एक या फिर एक ग्रुप, है ना. थोड़ा सा डिटेल में हम आज नहीं जाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया था इसमें डायग्राम्स बहुत सारे हैं, तो डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करके बताना थोड़ा मुश्किल है. इस वजह से आपको थोड़ा डायग्राम्स वगैरह बनाकर आपको देखना पड़ेगा कैसे ये इसमें बनेंगे. ओके. तब बात करते हैं स्टेमन की. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन की कैसे किस तरीके से दिखता है या क्या स्ट्रक्चर है उसका. स्टेमन एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर रहता है एक्चुअली. स्टेमन मतलब स्टेमन में अपने ही दो पार्ट्स रहते हैं. स्टेमन में होता है फिलामेंट और एक एंथर, है ना. एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, कुछ दिखने में कुछ ऐसे दिखेंगे, कुछ इस तरीके से दिखते हैं. मैंने बस थोड़ा सा अच्छा बनाया, कुछ इस तरीके से दिखते हैं. ये है स्टेमन एक्चुअली. फ्लावर के ऊपर, फ्लावर के अंदर का एक हिस्सा होता है स्टेमन. दिस इज द एंथर, ये होता है एंथर. और ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नॉन एज द फिलामेंट. ओके. दिस आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ स्टेमन. स्टेमन के ये दो मेन पार्ट्स होते हैं, एंथर एज वेल एज फिलामेंट. इसका भी डायग्राम आपको मिल जाएगा 2.2 फिगर ए, आप बना लेना. उसमें दो फिगर है, एक फिगर ही काफ़ी है उसके लिए, क्योंकि आपको सिर्फ स्टेमन के बारे में जानना है. सो 2.2 फिगर ए यू जस्ट ड्रॉ. ओके. ओके. अब आपके मन में ये ज़रूर एक डाउट हुआ होगा कि ये जो एंथर मैंने जो स्टेमन बनाया था, क्या इस स्टेमन का साइज सभी प्लांट्स में एक जैसा है? नहीं होगा. आप कोई भी 10, 12, 15, 20, 25 कितने भी फ्लावर्स ले लो, उन सभी में स्टेमन्स, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, आपको ये उतना क्लियरली नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप में थोड़ा और बड़ा दिखेगा. अब इन सभी स्टेमन्स में या फिर कोई भी फ्लावर का जो स्टेमन रहता है वो अलग अलग साइज का रहता है. डिफरेंट स्टेमन्स आर ऑफ डिफरेंट साइज. ओके. सभी एक जैसे साइज के नहीं रहते. एंथर के बारे में बताया था अभी. एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, मतलब उसमें दो लोब्स है ना. एंथर कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है एंथर. अब ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसमें दो थीका मौजूद रहते हैं. ये इनको थीका कहते हैं. इस वजह से एंथर जो रहता है इट इज डाइथीकस. दो थीका रहने की वजह से इट इज डाइथीकस. ओके. एंथर की खासियत अगर बताई जाए, डायग्राम आपको मिल जाएगा, उस डायग्राम में थोड़ा और आप
क्रिस्टल क्लियर दे ही सकते हो, सो यू जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। एंथर की जो खासियत है, इट इज अ 4 साइडेड स्ट्रक्चर, 4 साइडेड स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर कहते हैं। छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर, लगभग उसी टाइप का है, कम्प्लीटली वैसा नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें मौजूद रहते हैं जो कोने में रहते हैं। ओके, 2 हर एक कोने के हिसाब से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आपको मौजूद मिलेंगे। मतलब एक छोटा सा तितली जैसा डायग्राम आपको मिलेगा आपके नोट्स में। एक मिनट, हाँ मैंने तितली जैसा नहीं बनाया, लेकिन थोड़ी कोशिश करूँगा कि थोड़ी तितली जैसा बनाऊँ। तो उस ड्राइंग बनाने में मैं बहुत ज़्यादा पुअर हूँ। एनीवेज, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका एंथर, और इस एंथर का जो 2 लोब स्ट्रक्चर है, उस 2 लोब स्ट्रक्चर में 4 स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। चारों कॉर्नर्स में छोटे छोटे पोर्स मौजूद रहते हैं, जिनको हम कहते हैं क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया हर एक लोब में, ये अपर लोब, ये वाला इस साइड का लोब, ये जो ऊपर वाला लोब देख रहे हो वो है ये अपर लोब, ये इस साइड वाला लोब, ये वाला, ये जो लोब है ये वाला है। मतलब 2 लोब्स हर एक साइड में और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर? एंथर की खासियत, एंथर में 4 लेयर्स मौजूद रहते हैं। अब ये जो एंथर दिख रहा है आपको, इसमें 4 लेयर्स दिखेंगे हर एक में। फर्स्ट इज द एपिडर्मिस, सेकेंड वन इज द एंडोथीशियम, थर्ड वन मिडिल लेयर एंड फोर्थ वन टेपिटम। ओके, इसके ऊपर 2 लेयर दिखे बनेंगे, एक ये रहा और एक, डोंट वरी नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में। ऐसे 3 लेयर वाले स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, राइट। ये है एपिडर्मिस लेयर, एपिडर्मिस लेयर। फिर आता है एंडोथीकम, ये जो बीच में जो लेयर आ रहा है थोड़ा गाढ़ा लेयर है वैसे, एंडोथीकम। फिर आते हैं मिडिल लेयर्स, ये जो लेयर्स दिख रहे हैं आपको मिडिल लेयर्स, दीज आर द मिडिल लेयर्स। एंड देन कम्स द टेपिटम, टेपिटम ये जो लेयर है, दिस इज नोन एज द टेपिटम। तो 4 मेन लेयर्स आपको दिखेंगे इन केस ऑफ एंथर, एंथर में ये 4 लेयर्स दिखेंगे। अब इनकी खूबी, इनकी खासियत क्या क्या रह सकती है। ये जो 3 लेयर्स रहते हैं, इन 3 लेयर्स, मतलब ये जो 4 लेयर्स रहते हैं, इसमें से 3 लेयर्स की प्रोसेस क्या रहती है, दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन। एंथर के अंदर का जो पोलन है, जो मेल गैमेट रहता है जिसमें, उसको प्रोटेक्ट करना, एंड ऑल्सो टू हेल्प द एंथर इन इट्स डिहाइजेंस। डिहाइजेंस मीन्स, अब पोलन ग्रेन हमेशा एंथर के अंदर तो रहेगा तो नहीं, एक सिचुएशन तो ऐसे भी आएगा ना जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे उसको बाहर निकल कर आना होगा। सो जो वो बर्स्टिंग आउट जो प्रोसेस रहता है, मतलब निकल कर बाहर आने का जो प्रोसेस रहता है, उस बर्स्टिंग आउट प्रोसेस को कहा जाता है डिहाइसेंस। सो डिहाइसेंस में, एंथर के डिहाइसेंस में एंड पोलन के प्रोटेक्शन के लिए 3 लेयर्स, कौन से एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर का यूज किया जाता है। सॉरी। सबसे अंदर वाला लेयर जो रहता है, इनरमोस्ट लेयर, जिसको हम कहते हैं क्या, टेपिटम। सबसे अंदर वाला लेयर, इसके अंदर ये इसको कवर करने वाला एक लेयर रहता है, ये है, इसको टेपिटम कहते हैं। ये जो टेपिटम रहता है, ये पोलन ग्रेन्स की नरिशमेंट में मदद करता है, मतलब ये पोलन ग्रेन्स को थोड़ा और मतलब फूड वगैरह प्रोवाइड करने में मदद करता है, राइट। ओके, जब पोलन ग्रेन्स या फिर जो एंथर रहता है जब बहुत छोटा रहता है, मतलब डेवलपिंग स्टेज में रहता है, तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया, ये चारों जो मैंने अभी बनाए थे वो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इतना ध्यान रख लेना। इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत छोटे छोटे टिश्यूज मौजूद रहते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट टिश्यूज मौजूद रहते हैं, उनको कहा जाता है स्पोरोजीनस टिश्यूज। ठीक है, उसको स्पोरोजीनस टिश्यूज कहते हैं। और ये स्पोरोजीनस टिश्यूज बस उसमें स्पेस में बने रहते हैं, जैसे जैसे एंथर बढ़ता रहता है ये धीरे धीरे करके हटने लग जाता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। इसमें 2 डायग्राम्स आएंगे, जो अभी मैंने बनाया था वैसे ही एक डायग्राम,
और उसके अलावा उसका एक क्रॉस सेक्शन डायग्राम भी मिलेगा आपको फिगर 2.3 ए और बी में। वो दोनों डायग्राम्स आप बना लेना। आप जैसे ही बनाओगे उसमें थोड़ा और क्लियर आपको समझ आ जाएगा कि एंथर का डिफरेंट स्ट्रक्चर ऐसे भी होता है। मतलब एंथर को आप जब कट करोगे ना साइड से और उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू एंजॉयड इट। जैसे मैंने आपको वादा किया था बहुत सारे डायग्राम्स है इस चैप्टर में, तो रेगुलरली आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम्स वगैरह। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आगे हम इसमें और डिटेल में डिस्कस करेंगे डिफरेंट और पार्ट्स के बारे में। आगे क्या होगा इस प्रोसेस के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाम का एक प्रोसेस है, आगे आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। से सेफ रहिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी सेफ रखिएगा। लॉकडाउन वगैरह है, कब ख़त्म होगा कैसे ख़त्म होगा कुछ आइडिया नहीं है। सो बी सेफ एंड स्टे सेफ एंड एन्जॉय एवरी प्रेशियस मोमेंट विथ योर फैमिली। ओके, थैंक यू। नोट्स वगैरह आपको PDF मिल जाएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ज़रूर एक्सेस करिएगा थ्रू गूगल ड्राइव अकाउंट एंड रेगुलरली लिखते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।